हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का लास्ट मेथड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड टाइप। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का आखिरी मेथड। इसके बिल्कुल जैसा कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टाइप पढ़े थे, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही रहता है सेकेंड टाइप। लेकिन वहां जहां जहां एक्स था इसमें आ जाएगा वाई, और वहां जहां जहां वाई था इसमें आ जाएगा एक्स। मतलब एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाएगा। फर्स्ट टाइप की पहचान थी कि पूरे इक्वेशन में वाई अकेला रहता है और पावर 1 के साथ। यहां लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड टाइप में पहचान क्या है? एक्स अलोन इन द होल इक्वेशन, वो भी पावर 1 के साथ रहेगा। इस पूरे इक्वेशन में एक्स अकेला रहेगा पावर 1 के साथ, ये पहचान रहती। फिर वर्किंग रूल जैसे उसमें 3 पॉइंट्स थे, बिल्कुल वही 3 पॉइंट्स इसमें होंगे। जहां जहां एक्स था बस वहां वाई आएगा, जहां जहां वाई था वहां एक्स आएगा। उसमें क्या करते थे अपन? सबसे पहले उसको अरेंज करते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा रहता था? उसमें दो टर्म एलएचएस में रहती थी, एक डी वाई बाई डी एक्स और दूसरा वाई वाई, और डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 रहता था। तब अपन पी और क्यू निकालते थे। यहां पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई। एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाएगा पूरे इक्वेशन, पूरे वर्किंग रूल में। तो ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स, यहां एक्स आ जाएगा वाई की जगह, इज इक्वल्स टू क्यू। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, यहां पे एक चीज मैं नहीं लिखा हूं, वेयर पी एंड क्यू। फर्स्ट टाइप में पी एंड क्यू क्या होता था? आइदर फंक्शंस ऑफ एक्स अलोन या और कांस्टेंट। या तो एक्स के ही फंक्शन होंगे केवल, वाई नहीं होगा उसमें, या कांस्टेंट होगा। इसमें बस एक्स की जगह वाई आ जाएगा। तो वेयर पी एंड क्यू आर आइदर फंक्शन ऑफ वाई अलोन और कांस्टेंट। ध्यान रखना, सबसे पहला काम है क्वेश्चन पहचानना। पूरे इक्वेशन में एक्स अकेला दिखे मतलब समझ जाना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड टाइप। फिर उसको अरेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। डी एक्स बाई डी वाई रहता है इसमें। क्वेश्चन में आपको डी वाई बाई डी एक्स ही दिया रहेगा, लेकिन आपको खुद से समझना है, खुद से पहचानना है, और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है डी एक्स बाई डी वाई, उस जिसका कोफिशिएंट 1 होगा, प्लस एक्स वाली टर्म एलएचएस में होगी, बाकी सब आरएचएस में। एक्स का कोफिशिएंट पी, आरएचएस वाला क्यू, और पी और क्यू यहां पर होगा या तो केवल वाई का फंक्शन या तो कांस्टेंट। सेकेंड पॉइंट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसमें भी निकालते थे, इसमें भी निकालेंगे। बिल्कुल वही फॉर्मूला है, ई की पावर में पी को इंटीग्रेट करना है, लेकिन वाई के रिस्पेक्ट में। उसमें एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे, क्योंकि यहां पे पी जो रहेगा वो वाई का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, तो इंटीग्रेशन यहां पर वाई के रिस्पेक्ट में करना है। वहां जहां जहां एक्स रहता था यहां वहां वहां वाई रहेगा। जनरल सॉल्यूशन विल बी वाई उसमें रहता था, इसमें एक्स रहेगा। एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। पहले ये पूरा कंप्लीट कर लो, लिख लो, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बस सेम मेथड है, जहां जहां उसमें एक्स था इसमें वाई आएगा, जहां जहां उसमें वाई था इसमें एक्स आएगा। पहले वर्किंग रूल लिख लो, फिर अपन उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बनाना।
हो गया? सर ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना। बस इसको लिख लो बेटा, अभी अपन क्वेश्चन में करेंगे। इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। जैसा हमने फर्स्ट टाइप में किया था ना, चलो एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं। जैसा हमने फर्स्ट टाइप में किया था बिल्कुल वैसी सेकेंड टाइप रहता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बस उसमें जहां जहां एक्स आता था इसमें वाई आएगा, उसमें जहां जहां वाई आता था इसमें एक्स आएगा, बिल्कुल वही चीज है। उसकी पहचान थी पूरे इक्वेशन में वाई अकेला रहता था, इसकी पहचान है पूरे इक्वेशन में एक्स अकेला रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन पहचानना है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। उसमें जहां जहां वाई रहता था इसमें एक्स है, यहां वाई रहता था उसमें इसमें एक्स है, यहां डी वाई बाई डी एक्स रहता था यहां पे डी एक्स बाई डी वाई। पी और क्यू उसमें क्या होता था, फंक्शन ऑफ एक्स अलोन या कांस्टेंट, इसमें पी और क्यू होगा फंक्शन ऑफ वाई अलोन और कांस्टेंट। बाकी मेथड पूरा वही, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ई की पावर में पी का इंटीग्रेशन, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। उसमें एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे, इसमें वाई। जनरल सॉल्यूशन में यहां वाई रहता था, उसमें वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फर्स्ट वाले में, यहां एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यहां क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन यहां पे भी वाई के रिस्पेक्ट में करना है। बिल्कुल वही चीज है, सिर्फ एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स। पहचान, पूरे इक्वेशन में एक्स अकेला रहेगा विथ पावर 1। पहचानने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है, dx बाय dy प्लस px इज इक्वल्स टू q। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, e की पावर में p का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, और फिर जनरल सॉल्यूशन। जैसे ये क्वेश्चन, अब देखो ध्यान से, अब तो ये लास्ट मेथड है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे एग्जाम में, तो आपको नहीं मालूम रहेगा कौन से मेथड से करना है, तो आपको पहला प्रेफरेंस देना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देख लेना कि क्या पूरे इक्वेशन में y अकेला है क्या। यहां देखो दो जगह y आ रहा है, यहां पावर 2 है, मतलब फर्स्ट टाइप से नहीं बनेगा। फिर देखो क्या पूरे इक्वेशन में x अकेला है क्या, ये दिख रहा है x अकेला और कहीं x नहीं, तो आपको समझ जाना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड टाइप से बनेगा। यदि वो भी ना हो तो आपको होमोजीनियस देखना है कि क्या हर टर्म में पावर सेम है क्या, ये तीन को पहले चेक करना है। और इन तीन मेथड से ना बने तब आपको वेरिएबल सेपरेशन या चेंज ऑफ वेरिएबल में से ही एक मेथड से बनेगा। ये 5 मेथड में 3 की पहचान हमारे पास है। यहां पूरे इक्वेशन में x दिख रहा है अकेला, मतलब समझ जाना है आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड टाइप से बनेगा। जब आप क्वेश्चन पहचान गए कि कौन से मेथड से बनेगा, तो इसका मेथड क्या है वर्किंग रूल में, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है, जिसमें dx बाय dy और x ये दो टर्म्स LHS में रहती है। यहां पर ये नेगेटिव है पूरा, उसको उधर ट्रांसफर करो, पॉजिटिव हो जाएगा। dx बाय dy लाना है तो dx बाय dy यहां गया। जब पहचान गए x अकेला देख के, तो हमको dy बाय dx नहीं निकालना है, अब dx बाय dy लाना है। इस y को इधर ट्रांसफर करो, अलग अलग डिवाइड करो, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड होगा तो एक y कट जाएगा। ये आ स्टैंडर्ड फॉर्म में dx बाय dy के साथ x वाली टर्म होनी चाहिए, तो इस x वाले को इधर ले आओ। एक बार आप पहचान गए कि कौन से मेथड से बनेगा, उसके बाद फिर वर्किंग रूल में हम जैसा लिखे हैं वैसा करते जाना है। ये अरेंज हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में सेकेंड टाइप। अब p की वैल्यू होगी यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x साइन के साथ लेना, q की वैल्यू होगी RHS में जो है, ये हो गया p और q। क्वेश्चन पहचान के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, p और q की वैल्यू बिल्कुल वैसे लिख लेना जैसे कल किए थे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर में p का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log y,
लॉग के पहले जो भी है वो पावर में जाएगा और फिर ई और लॉग हट जाता है। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर y की पावर -1 या 1/y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ जनरल सॉल्यूशन विल बी x into integrating factor is equals to q into integrating factor का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। बस y और y तो कट गया, 2 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y और यहीं पे प्लस c लगा लेना है। ये हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल सिंपल है। वर्किंग रूल ध्यान रखना है, क्वेश्चन पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट। आया समझ में सबको? यस यस सर। यस सर। क्वेश्चन की पहचान पूरे इक्वेशन में x अकेला होना चाहिए, वो देख लिए हम। जब पहचान गए तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है वर्किंग रूल का पहला मेथड, और वो क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म dx by dy और x वाली टर्म LHS में होना चाहिए। dx by dy रहता है, ध्यान रखना सेकेंड टाइप में, इसलिए हम ट्रांसफर करके पहले dx by dy निकाल लिए, x वाली टर्म को भी LHS में ले आए। इधर x का कोफिशिएंट होता है p, RHS वाला q, p और q निकल गया। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में p का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, वो कर लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। फिर जनरल सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू y। बस ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। ये है क्वेश्चन, साथ में कंडीशन दिया है जिसका यूज करके आखिरी में सी निकालते हैं। यहां पर भी देखो पहचान दिख रही है, सीधा सीधा x अकेला है, इसलिए ये बनेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड टाइप वाले मेथड से। x अकेला देख के हमको पहले पहचानना है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड टाइप पे dx by dy होता है, इस dy को ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि dx by dy हम निकाल ले सीधा। इसको भी ट्रांसफर करते हैं, ये नीचे आएगा दोनों को। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इसके भी नीचे आ गया, इसके भी नीचे आ गया। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में एलएचएस में एक तो dx by dy होता है और एक x, इसलिए x वाली टर्म को भी ट्रांसफर कर लेना है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तब फिर p और q की वैल्यू दिख जाएगी। x को अलग कर लिया, x का जो कोफिशिएंट होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो होता है p,
RHS में जो भी हो वो होता है Q। ये आ गया P और Q। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया वर्किंग रूल का, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, P और Q की वैल्यू निकाल दी। अब दूसरा पॉइंट होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। E की पावर में P का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट, 1/1 + y² का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स y। यहां पर log नहीं आ रहा है तो E नहीं हटेगा, ये यही रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जनरल सॉल्यूशन विल बी x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इनवर्स y को t लेके इनवर्स टी। tan इनवर्स y को t ले लेंगे, बिल्कुल ठीक, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। tan इनवर्स y को t लेंगे, उसका डिफरेंशिएट करेंगे, 1/1 + y² dy इज इक्वल्स टू dt हो गया। ये और dy हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा dt, बचा t e⁻t। अब प्रोडक्ट फॉर फर्स्ट इसको सेकेंड फंक्शन लेके इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, वही आ जाएगा। अच्छा, ये ध्यान रखना, t की वैल्यू जब रखेंगे tan इनवर्स y, अब देखो e की पावर tan इनवर्स y कॉमन निकाल के काट सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। क्यों? सर क्योंकि प्लस सी आएगा। सर प्लस सी भी प्लस आएगा। सी रहता है, इसलिए हमेशा प्लस सी का ध्यान रखना है। जब इंटीग्रेट करोगे यहां पर प्लस सी देना है, इसके कारण नहीं कटेगा। लेकिन कई कई बार ऑप्शन ऐसा दिया रहता है इस e की पावर tan इनवर्स y को उधर ले गए, सबसे डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड होगा तो कट जाएगा, इससे डिवाइड होगा तो कट जाएगा, इससे डिवाइड होगा e की पावर माइनस tan इनवर्स y, ऐसा भी आंसर दे सकता है। तो इस चीज के लिए तैयार रहना, दोनों आंसर सही। आया समझ में? सबको क्लियर हुआ? यस सर। यस यस सर। चलो बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये भी। सर वैल्यू भी रखना है ना यहाँ पे। क्या बोल रहे हो वैदिक? सर वैल्यू भी रखना है ना। हाँ सॉरी, वैल्यू भी रखना है, मैंने नहीं रखा है। x और y दोनों को 0 रखना है, दोनों को 0 रखेंगे, ये 0, tan इनवर्स 0 भी 0, e की पावर 0 यानी 1, c की वैल्यू आ जाएगी 1, c की वैल्यू 1 आएगी, उसको यहां रखना, तब ये आंसर आएगा। वैल्यू भी रखना था, बिल्कुल ठीक, c की जगह 1 रख देंगे, ये आ जाएगा। जब भी ये कंडीशन दिया है तो आपको c की वैल्यू निकालना जरूरी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है,
आप लोगों को आंसर बताना है, जल्दी से बनाना। तैयार हो जाओ। ये है क्वेश्चन, आंसर बताओ सीधा, जल्दी से बना के। पूरे इक्वेशन में एक्स अकेला है, ये देख के आपको समझ जाना। Sir, x is equals to 10y cube plus cy. एक मिनट, हाँ बोलो आंसर। Sir, x is equals to 10y cube plus cy. एक बार चेक करो। सर X equals to कुछ गड़बड़ है प्रतिष्ठा? Sir, x equals to 2y minus 5y raised to power 4 plus cy square. नहीं 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 प्रत्यु नहीं। सर x y square equals to y 2y to the power 5 plus c। चलो एक बार देखते, हो सकता है बुक में गलत दिया हो सबका, क्योंकि अलग अलग आंसर आ रहा है आप लोगों का और बुक में अलग दिया है। आप लोग अपने मेथड में देखो कहां गलती की हो, एक बार चेक करो। पूरे इक्वेशन में x अकेला है, इसलिए हमको dx/dy निकालना है। सबसे पहले इस y को ट्रांसफर कर दो dx/dy निकालेंगे तो ये y नीचे आ जाएगा, y माइनस भी है, माइनस भी है, माइनस यहां प्लस हो जाएगा, ऐसा आएगा। चेक करना आप लोग, dx/dy की ये वैल्यू आई, स्टैंडर्ड फॉर्म में x इधर होना चाहिए, ये हो गया p, ये हो गया q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर में p का इंटीग्रेशन, लॉग के सामने जो भी है वो पावर में जाएगा, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया y स्क्वायर। अब जनरल सॉल्यूशन विल बी x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 10 को बाहर रख लो, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
y की पावर 4 हो गया, उसका इंटीग्रेशन y की पावर 5/5। किसी एक ने बताया था यार, सेम आंसर ये आएगा। चेक कर लो सब कहां गलती किए हो। बुक में अलग आंसर दिया है, वो गलत है, ये सही है। हाँ, बुक का भी आंसर सही है। बुक में ऐसा दिया है, इस वाई स्क्वायर को ट्रांसफर कर दिया, वाई स्क्वायर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो भी आंसर सही, ऐसा दिया है। है समझ में सबको आप? Yes, sir. यस सर। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं 5 में से बनते, ऐसा भी होता है। वो अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था, किसी को याद आया तो बताना, इसको कौन से मेथड से किए थे हम? ये मैंने प्रैक्टिस शीट में दिया था ये क्वेश्चन। किस मेथड से कर सकते हैं इसको? Sir, variable separation का second method. चेंज ऑफ वेरिएबल्स। इस क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस शीट में दिया था, इसको हम अलग नहीं कर सकते, तो x + y + 1 को v लेके सॉल्व कर सकते, एक तरीका हो। अब आप बोलोगे कि इसमें तो y अकेला है, y अकेला है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टाइप से बनना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ देखो x भी अकेला है, और जब x अकेला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड टाइप से भी बनना चाहिए। कई क्वेश्चन में यदि y भी अकेला है और x भी अकेला है पावर 1 के साथ, तब आपको यह देखना है कि वो फर्स्ट टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सकता है या सेकेंड टाइप, ये ध्यान रखना। जैसे हम फर्स्ट टाइप में होता है dy/dx और y LHS में होता है, सेकेंड टाइप में होता है dx/dy और x वाली टर्म LHS। तो आपको यह देखना है कि इसमें x भी अकेला है, y भी अकेला है, तब आपको यह सोचना है कि ये फर्स्ट टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो सकता है या सेकेंड टाइप। जैसे फर्स्ट टाइप से हम ट्राई करें, ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो गया, क्योंकि dy/dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और साथ में y वाली टर्म होना चाहिए LHS में। तो अब आप सोचो, क्या इस y को आप इधर ट्रांसफर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, y को ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं हो पा रहा है। जब नहीं हो पा रहा है तब फिर सेकेंड टाइप को ट्राई करते हैं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लिए। अब x को LHS में लाया जा सकता है, तब फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड टाइप से बनेगा। ये हम चेंज ऑफ वेरिएबल से बना चुके हैं, मैंने अभी बताया ना, कुछ क्वेश्चंस दोनों में दो मेथड से भी बन सकता है। अब यहां पे p की वैल्यू हो गई -1 कोफिशिएंट ऑफ x, q की वैल्यू हो गई y + 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में p का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ गया। अब जनरल सॉल्यूशन विल बी x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन, और यहां पे प्रोडक्ट फॉर्मूले से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर -y का वही रहता है, y के साथ -1 मल्टीप्लाइड है तो -1 डिवाइड करेंगे, वो -1 को ऊपर लिख लिया मैंने, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1,
सेकेंड का इंटीग्रेशन बिल्कुल यही आएगा, और फिर से उसका इंटीग्रेशन, माइनस को यहां बाहर ले लेते हैं, ये माइनस, और फिर एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो फिर एक बार माइनस आएगा, वो आपस में प्लस हो जाएगा, ये रहेगा, ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन हम चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से बना चुके हैं, x+y+1 को v लेके, उससे भी सॉल्यूशन आएगा ये, और ये सेकेंड टाइप से भी बन सकता है। फर्स्ट टाइप से y अकेला था, लेकिन फर्स्ट टाइप से क्यों नहीं बना? क्योंकि उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं अरेंज कर पा रहे, तो ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लो। अच्छा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन, इसको कौन से मेथड से कर सकते हैं? फर्स्ट लीनियर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप, और 5 मेथड में से और किसी मेथड से कर सकते हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल, होमोजीनियस भी दिख रहा है, और कोई एक मेथड? वेरिएबल सेपरेशन से भी हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेशन से भी बन सकता है, वेरिएबल सेपरेशन से बहुत आसानी से बनेगा। यहां देखो x भी अकेला है, y भी अकेला है, डिग्री भी हर टर्म की सेम है, होमोजीनियस भी है, और इसको वेरिएबल सेपरेशन से भी कर सकते हैं। x और y अकेला है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप से नहीं बन सकता है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ सकता, लेकिन ये सबसे इजीली बनेगा वेरिएबल सेपरेशन। y को इधर ले आओ, x को इधर ले आओ, देखो एकदम इजी इंटीग्रेशन, log y इज इक्वल्स टू log x प्लस log c, प्लस मतलब मल्टीप्लाई, log log हट जाएगा, ये आ गया आंसर। तो आपको कई क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो 2 मेथड से 3 मेथड से भी बन सकते हैं, लेकिन आपको इजी मेथड सोचना है। आपको ऐसे क्वेश्चन में तुरंत दिमाग में ये आना चाहिए कि कौन से मेथड से इजीली बन जाए, तो ये सब भी ध्यान रखना है। ये दोनों क्वेश्चन करो। अब इसमें के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। आप लोग को मैं ये बता चुका हूं, या 11th क्लास में आप लोग पढ़े भी होंगे कि स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ एनी लाइन निकालने के कितने तरीके होते हैं? बताओ कोई, किसी लाइन का स्लोप निकालना हो। सर 3। पहला तरीका बताओ कोई।
सर tan थीटा से। पहला तरीका होता है tan थीटा। किसी भी लाइन का स्लोप होता है tan थीटा, जहां थीटा होता है उस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में। पहला तरीका ये होता है। और कोई तरीका? सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बिल्कुल सही प्रतिष्ठा। दूसरा तरीका होता है, यदि उस लाइन के दो पॉइंट्स मालूम है अपने, तो फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये दो तरीके होते हैं स्लोप निकालने। और यदि लाइन का इक्वेशन दिया तो हम स्लोप निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विथ नेगेटिव साइन। तीसरा तरीका ये होता है। ये सब याद रखना है। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट याद है किसी को? सर माइनस dy बाय dx बाय dy। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx। dy बाय dx होता है द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। dy बाय dx ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस dx बाय dy, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर रहती है, टेंजेंट और नॉर्मल। इसलिए जब टेंजेंट का स्लोप है dy बाय dx, तो नॉर्मल का स्लोप होता है उसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज माइनस dx बाय dy। इन सब चीजों का यूज होगा। जैसे पहला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनी पॉइंट, क्वेश्चन लिख लेना आप लोग। एक्स वाई ऑफ कर्व the slope of tangent is twice the slope of tangent is twice the slope of एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। द लाइन सेगमेंट joining point of contact to the point -4 -3. Find equation of curve passing through, यहां पीटी का मतलब है passing through। बिल्कुल ध्यान से समझना क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिख लो पहले, ये पासिंग थ्रू है। वर्ड प्रॉब्लम में बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसान रहता है, बस समझने की देर है। समझना है बस अच्छे से क्वेश्चन को। लिख लिए क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एट एनी पॉइंट एक्स वाई, एक पॉइंट दिया है कर्व का एक्स वाई, उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, उस पॉइंट एक्स वाई पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब यही पॉइंट, जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जाता है कर्व में, वही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू दिस पॉइंट। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा?
dy बाई dx अभी बताया था, वो ट्वाइस है, 2 टाइम्स, ट्वाइस किसके स्लोप से? एक लाइन सेगमेंट के स्लोप से, और वो लाइन सेगमेंट इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। ये 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है मतलब ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, और 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस लाइन सेगमेंट का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आ गया, ये मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और हमको डिफरेंशियल इक्वेशन पहले फॉर्म करना है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, अब आपको सोचना है कि ये कौन से मेथड से सॉल्व होगा 5 में से। देख के बताओ ध्यान से और अच्छे से सोच के, किस मेथड से इजीली सॉल्व होगा। सर वेरिएबल सेपरेशन मेथड। बिल्कुल सही। हालांकि इसमें x भी अकेला है, y भी अकेला है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में y को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन साथ में फिर x भी चले जाएगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में तो अरेंज कर सकते हैं, फर्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टाइप से भी बन सकता है, लेकिन कौन से वेरिएबल सेपरेशन से बिल्कुल इजीली बनेगा। y वाले को ट्रांसफर कर दो, dx को इधर ले आओ, वो सबसे इजी मेथड रहता है, उसमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना रहता है। तो ये क्वेश्चन 2 मेथड से बन सकता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टाइप क्योंकि y अकेला है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ सकता है, और दूसरा वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन ज्यादा इजी है, हम इस y+3 को इधर ले आते हैं, dx को इधर ले आते हैं। अभी ध्यान देना, इसका इंटीग्रेशन हो गया log y+3, इसका इंटीग्रेशन हो गया log x+4, सब में लॉग आ रहा है तो प्लस log c ले लेते हैं, ये 2 पावर में जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग हट जाएगा, ये 2 पावर में गया और c मल्टीप्लाई हो गया, अब लॉग हट जाएगा, ये आंसर कर्व का इक्वेशन। लेकिन कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट दिया है, इसका यूज करना है इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड करके। ये जो कर्व है ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, और पासिंग थ्रू पॉइंट विल ऑलवेज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इसमें x की जगह रख देंगे -2, y की जगह रख देंगे 1। मैंने मॉडुलस इसलिए हटाया है क्योंकि y क्या हुआ है इसलिए मॉडुलस की जरूरत भी नहीं है, वो पहले ही देख लिया था। तो यहां पर x और y की वैल्यू वो पासिंग से रखने से c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू को वापस यहां रखना है, वो आएगा हमारा आंसर। y की जगह रख देंगे 1, ये हो गया 4, x की जगह रखेंगे -2, -2 + 4, 2 का स्क्वायर 4c, यहां से c की वैल्यू आएगी 1, उस वैल्यू को वापस यहां रखेंगे, ये आएगा हमारा इक्वेशन। ये हुआ उस कर्व का। पढ़ना है अच्छे से और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा तब फिर हमको ये सोचना है कौन से मेथड से ज्यादा इजीली उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल आसान बनेगा, बिल्कुल आसान बनेगा, आराम से आप लोग कर सकते हो उसको। फिर बस उसको सॉल्व करना है, और लास्ट में इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व जिस पॉइंट से पास होगा उसको सेटिस्फाई करके c की वैल्यू निकालना, c की वैल्यू को वापस रखना है, तब आएगा इक्वेशन ऑफ कर्व। हुआ क्लियर ये क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर।
अगला क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से और मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा सिर्फ ये बताओ। बिल्कुल आसान है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा ये बताओ। y divided by dx equal to x। बिल्कुल सही, बस यही है, उसके बाद तो एकदम आसान है। एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ कर्व द प्रोडक्ट, इस बार प्रोडक्ट दिया है, किनका प्रोडक्ट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट का प्रोडक्ट किसके साथ, एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इसका वाई कोऑर्डिनेट मींस वाई, इनका प्रोडक्ट मतलब वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल है। बस ये बन गया, बस। और फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 0 - 2। किस मेथड से बनेगा ये क्वेश्चन, वेरिएबल सेपरेशन। बिल्कुल सही, वेरिएबल सेपरेशन से दिख रहा है, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। इंटीग्रेट करना है, प्लस सी का ध्यान रखना, 2 और 2 को काट मत लेना। अब पासिंग थ्रू पॉइंट सेटिस्फाई करके सी निकालेंगे, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये 0, वाई की जगह -2 रखेंगे तो 4/2 2, सी की वैल्यू आ जाएगी 2, सी की वैल्यू 2 आ गई, उसको यहां पे रख दो। ये आ गया, चाहो तो 2 एलसीएम लेके काट सकते हो। ये किस चीज का इक्वेशन है बता सकता है कोई, किस चीज का इक्वेशन है, सर्कल। सर No. पैराबोला। नो, अब बताओ किस चीज का इक्वेशन है, सर एलिप्स। कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इलिप्स में यहां प्लस रहता है और इनके कोफिशिएंट्स अलग अलग रहते हैं। यदि प्लस रहता तो ये सर्कल हो जाता, लेकिन माइनस है तो ये हो गया हाइपरबोला, जिसमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, मतलब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। ये ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जैसे इसके पहले वाला आंसर ऐसा आया था। ये किस चीज का इक्वेशन था, कौन सा कर्व है ये, कौन सा कर्व है ये, सर सब पैराबोला। आप लोग को जेई की क्लास में करा चुका हूं मैं। हाँ निखिल, सर पैराबोला का। पैराबोला का इक्वेशन है, यदि इक्वेशन ऑफ कर्व में किसी एक वेरिएबल में स्क्वायर है, या एक्स में स्क्वायर है या वाई में, तो वो होता है पैराबोला। वाई में स्क्वायर नहीं है, एक्स में स्क्वायर है, मतलब कंफर्म है कि वो पैराबोला है। ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल आसान है। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ। dy by dx equal to y minus 1 by x। बिल्कुल सही, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है सीधा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy by dx दिया हुआ है सीधा।
dy बाय dx ये दिया हुआ है, यहां पे भी वेरिएबल सेपरेशन से बन जाएगा, दिख रहा है। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते परफेक्ट स्क्वायर बना के, क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो परफेक्ट स्क्वायर बना के किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक आसान तरीका देखो, x कॉमन ले ले तो नीचे दो फैक्टर्स मिल गए लीनियर जिनके बीच का डिफरेंस 1 है। डिफरेंस 1 है तो बाहर क्या लेते हैं? उसका रेसिप्रोकल। जितना डिफरेंस रहता है उसका रेसिप्रोकल बाहर लेते हैं। 1 का डिफरेंस, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा। उसके बाद छोटा फैक्टर पहले माइनस बड़ा फैक्टर डिनोमिनेटर में। देखो एकदम आसान हो गया। ये हो गया log x, ये हो गया log x प्लस 1 प्लस log c, क्योंकि इधर भी log आ रहा है। अब पासिंग थ्रू पॉइंट सेटिस्फाई करके पहले तो log हटा लेते हैं। माइनस का मतलब हो जाएगा डिवाइड, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, ऐसा आ जाएगा। ये दोनों प्लस में है तो मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, लॉग दोनों तरफ से हट गया। अब पासिंग थ्रू पॉइंट x की जगह 1, y की जगह 0 रख दे तो c की वैल्यू आ गई -2। उस c की वैल्यू को यहां रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन बस अच्छे से करना है आप लोग, कर लो जल्दी से। ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी के करवा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाय dx दिया है। कौन से मेथड से सॉल्व किया जा सकता है इसको? चेंज ऑफ वेरिएबल। नहीं, नहीं कर सकते चेंज ऑफ वेरिएबल से। सर फर्स्ट टाइप से। क्या बोले? सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड। कहां x अकेला नहीं है, यहाँ पे y भी अकेला नहीं है, लीनियर तो है ही नहीं है। सर होमोजेनियस से करेंगे। सर होमोजीनियस क्वेश्चन पहचानना बेटा। सबसे पहली चीज आप देखो क्या x अकेला है क्या नहीं है। दो जगह x दिख रहा है, पावर 2 भी है, x अकेला होना चाहिए पावर 1 के साथ, यहाँ पावर 2 है तो सेकेंड टाइप नहीं है। y में भी पावर 2 दिख रही है, फर्स्ट टाइप भी नहीं है। होमोजीनियस, तीन अपने मेथड है जिनकी पहचान है, उनको उनमें तो गलती करना ही नहीं है हम। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब होमोजीनियस है तो उसका वर्किंग रूल लिखे थे। सबसे पहले dy बाय dx निकालते हैं। dy बाय dx जब निकालेंगे वो तो पहले से ही निकला हुआ है। फिर से देख लो, जब पहचान गया अपन होमोजीनियस है
तो उसका वर्किंग रूल में सबसे पहला पॉइंट होता है फाइंड dy बाय dx, जो कि पहले से ही है। फिर y की जगह क्या कह सकते हैं, v प्लस एक्स dv बाय dx। y vx रखते हैं और इसके लिए शॉर्टकट बताया था, उसका यूज मैं कर रहा हूं, और x की जगह 1 रखने से यही आता है। मैं डायरेक्ट कर दिया हूं आप लोगों को, y की जगह vx रखना है, पूरा कट जाता है यहां से जाएगा। जब पूरा x वीडियो कट पॉज जाता हो गया है है। तब इस v को ट्रांसफर करते हैं। अभी दिख रहा है? यस सर। हाँ, फिर से देख लो एक बार। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान है हर टर्म में पावर डिग्री सेम होती है वेरिएबल। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। फिर सबसे पहला पॉइंट वर्किंग रूल में उसका फाइंड dy बाय dx, जो कि पहले से ही गिवन है। फिर दूसरी चीज क्या करते हैं, जहां जहां y रहता है वहां रखते हैं vx, और dy बाय dx की जगह रखते हैं v प्लस एक्स dv बाय dx। मैंने डायरेक्ट रख दिया है। y की जगह vx रखने से पूरा x कट जाता है, हमेशा मैं डायरेक्ट कर दिया हूं। और एक शॉर्टकट भी बताया था आपको RHS के लिए कि x की जगह 1, y की जगह v रखने से वही आता है जो x कटने के बाद आ रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। जब इधर x कट जाए तो इस v को ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद सिंप्लीफाई करके वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाना है। एलसीएम लेते हैं, फिर वेरिएबल सेपरेशन, इसको पूरा उधर ले जाएंगे। इधर हमेशा बचता है 1/x dx। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लाने के लिए माइनस ले लेते बस अंदर बाहर। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, इधर भी log x प्लस log c, माइनस जाएगा पावर में, और v की वैल्यू लास्ट में क्या रखते हैं, y/x। प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, लॉग लॉग हट जाएगा, ये आया। x और x को काट सकते हैं, ये आया हमारा आंसर। फिर पासिंग थ्रू पॉइंट सेटिस्फाई करने से c की वैल्यू आ जाएगी, x की जगह 2, y की जगह 1, ये आ गई c की वैल्यू। उसको वापस रखने से आंसर आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सबको एक तरफ ला सकते। तो मेन काम है पहचानना मेथड कौन सा लगेगा। ठीक, कर लो जल्दी से, जहां डाउट हो बताना। डन सर। दो तीन क्वेश्चन और कर लेते तो कंप्लीट हो जाएगा।
ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ध्यान से समझना इसको। इधर ध्यान देना, बिल्कुल ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन समझ लो अच्छे से क्या पूछा गया है। At any point P, पॉइंट का नाम दिया है P, XY of curve perpendicular distance of normal from origin। नॉर्मल की इस पॉइंट पर जो नॉर्मल रहेगा XY पर, उसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल है? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? एक कर्व है, उसका पॉइंट है XY, उस पॉइंट पर जो नॉर्मल खींचा जाएगा, उस नॉर्मल की ओरिजिन से डिस्टेंस वही है जो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। आ रहा है समझ में ये चीज? यस Yes. सर। अच्छा, तो ये बताओ इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी? Sir, why? बिल्कुल ठीक प्रतिष्ठा, बिल्कुल सही। किसी भी पॉइंट की एक्स एक्स वाई को इसमें पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज। क्वेश्चन में क्या दिया है? जो वीडियो लेफ्ट कर ओरिजिन दे। से डिस्टेंस सबको हो रहा है क्या? Yes, sir. एक मिनट, अभी दिख रहा है ठीक से? यस सर। यस सर। फिर से सुन लो, क्वेश्चन में क्या दिया है? कर्व का एक पॉइंट है एक्स वाई, कोऑर्डिनेट एक्स वाई, उस पॉइंट पर जो नॉर्मल खींचा जाए उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस वो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस के इक्वल है। इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी y, किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी। तो ये डिस्टेंस, एक डिस्टेंस तो मिल गई। अब हमको टेंजेंट नॉर्मल की डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। तो उसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला मैंने बताया था, किसी पॉइंट x1 y1 किसी लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस निकालना हो, उस पॉइंट को इस लाइन के इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दे अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर देखना लाइन के इक्वेशन में प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। ये होता है किसी भी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। याद आया ये फॉर्मूला? यस सर। Yes. तो हमको सबसे पहले नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, किसी भी लाइन का इक्वेशन ये होता है। अच्छा, यहां पर x1 y1 जो रहता है वो पासिंग थ्रू पॉइंट होता है, और वो पासिंग थ्रू पॉइंट xy ही दिया हुआ है, इसलिए इसको हम कैपिटल X और कैपिटल Y लेंगे।
क्योंकि x1 y1 की जगह हमको x और y ही रखना है, ये भी xy रहेगा, ये भी xy, तो कट के 0 हो जाएगा, इसलिए इसकी जगह हम कैपिटल Y लेते हैं। ऐसा m की जगह क्या रखेंगे, m की जगह माइनस dx by dy। बिल्कुल सही, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस dx बाय dy। माइनस dx बाई dy रखेंगे, क्योंकि एक्स वाई पे ही निकालना होता है अपने को। स्लोप मतलब उसी पॉइंट पर जो dy बाई dx होता है वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसी पॉइंट पर जो माइनस dx बाई dy होता है वो होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब यहां से ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सबको एक तरफ ले आते हैं, सबको मैं डायरेक्ट ट्रांसफर कर दे रहा हूं, क्योंकि इस फॉर्मेट में लाना है लाइन का इक्वेशन। पहले इस एक्स को इधर लाएंगे, प्लस हो गया, y फिर कांस्टेंट, ये ऐसा आ गया, ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी नॉर्मल। अब इस नॉर्मल की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे बाय दिस फॉर्मूला। ओरिजिन मतलब 0 0 से डिस्टेंस निकालेंगे, तो कैपिटल एक्स की जगह भी 0 रखना है, कैपिटल वाई की भी जगह 0 रखना है, तो ये दोनों तो 0 हो गया, ये आज बचेगा स्मॉल वाला अपॉन अंडर रूट कैपिटल एक्स का स्क्वायर कोफिशिएंट का प्लस कैपिटल वाई के। ये स्टेप समझ में आ रहा है? यस सर। फिर से देखो, ये हुआ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, माइनस में था उसको इधर ले आया तो प्लस हो गया, प्लस वाई माइनस स्मॉल वाई, ये प्लस हो जाएगा, इधर आके माइनस हो गया, ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फिर ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकालना है बाय दिस फॉर्मूला, तो एक्स कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की जगह 0 0 रखे, ये एज इट इज अपॉन अंडर रूट कैपिटल एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ गया ओरिजिन से नॉर्मल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि किसके इक्वल है, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस के इक्वल, मतलब वाई की। ये आ गया इक्वेशन। अब यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, थोड़ा ध्यान से करना है, पहले यहां तक कर लो तो आप लोग। ये मैं मिटा दे रहा हूं, हो गया? यस सर। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लेते, ये स्क्वायरिंग कर लेते, इस रूट को भी इधर ले जाते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट तो हट गया, ये इधर ब्रैकेट खोल लेते हैं, दोनों माइनस है, माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगता है, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल के स्क्वायर के बाहर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर ब्रैकेट खोल ले, ये ऐसा आ गया, ये वाई स्क्वायर काट सकते हैं, फिर dx बाई डी वाई देखो एक कॉमन आके कट जाए, सब में है, एक dx बाई डी वाई कॉमन आके काट सकते हैं, एक dx बाई डी वाई कट गया,
अब dx बाई dy को एक तरफ लाके उधर ले जाते हैं और कॉमन निकाल लेते हैं, उधर दूसरी तरफ ले जाए, dx बाई dy उधर गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां से dx बाई dy की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये कौन से मेथड से बनेगा? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस, सब में डिग्री सेम है। और dx बाई dy नहीं होना चाहिए। dx बाई dy कब होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड टाइप। यहां पे पहले हम dy बाई dx निकाल लेते, रेसिप्रोकल कर लेते। अब ये दिख रहा है होमोजेनियस से। आगे आप लोग बना सकते हो कि मैं बताऊं? बना लेंगे। बन जाएगा नहीं? मेन चीज है बेटा, क्वेश्चन पढ़ के डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना। ये जो चीज है ये मेन है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन निकल जाए उसके बाद तो आपको मेथड मालूम। तो मेन काम है क्वेश्चन अच्छे से समझना है। नॉर्मल दिया है कि टेंजेंट दिया है, डिस्टेंस दिया है, 2D का यूज होता है। बस यहां तक कर लो, उसके बाद आप लोग आराम से कर लेना। एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा तब ये कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक बस कर लो, उसको छोड़ देना, घर आराम से बना लेना बाद में, क्लास के बाद। वर्ड प्रॉब्लम जितने एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में उसमें एक भी नहीं छोड़ना है। जो मैंने नहीं बताया होगा उसको आप लोग खुद से करना। आज आप लोगों को प्रैक्टिस शीट नहीं दूंगा। वर्ड प्रॉब्लम अपनी बुक के, एनसीईआरटी के अपने मन से करना। जो नहीं बनेगा उसका डाउट पूछ लेना। एक क्वेश्चन और बता देता हूं। ये हो गया सबका कंप्लीट? यस सर। ये क्वेश्चन देख लो, इस टाइप का भी क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन में दिया है किसी बैंक में 5% की दर से हर साल पैसा बढ़ता है, रेट ऑफ इंक्रीज। और याद रखना, रेट ऑफ इंक्रीज मतलब भी डिफरेंशिएशन होता है, ये याद रखना। रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज मतलब डिफरेंशिएशन होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई dx। और रेट ऑफ इंक्रीज में भी
dy बाय dx कहलाता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब प्रिंसिपल को मान लेते हैं p, लेट प्रिंसिपल भी p एट t years, टाइम को मान लेते हैं t। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का रेट ऑफ चेंज मतलब dp बाय dt, किस रेट से बढ़ रहा है वो 5% हर साल प्रिंसिपल बढ़ जाता है, मतलब 5p अपॉन 100। ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ये स्टेप समझ में आया? Yes, sir. रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल मतलब dp बाई dt, किस रेट से बढ़ रहा है वो, प्रिंसिपल अपना 5% हर साल बढ़ जाता है, तो 5p बाय 100 हर साल बढ़ जाता है। ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है p, t तो है ही नहीं, तो ये वेरिएबल सेपरेशन से बनेगा। p को एक तरफ ले जाते हैं dp की तरफ, ये 1/25 से कट जाएगा, dt इधर, बस इंटीग्रेट करना है। 1/p का इंटीग्रेशन log p, अपने को ये बताना है क्वेश्चन में कि 1000 रुपए यदि आप प्रिंसिपल है तो कितने साल के बाद डबल होगा, कितने साल के बाद मतलब टाइम निकालना है, इसलिए टाइम इसके साथ लॉग है ना, तो इसके साथ भी लॉग है सी को, ताकि लॉग पी और सी एक साथ आ जाए, टाइम की वैल्यू सीधा निकाल पाए। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस मतलब होता है डिवाइड, लॉग को ट्रांसफर कर लेते हैं, इधर आ जाएगा ई की पावर में, सी को भी ट्रांसफर कर लेते हैं, ये आ गया, ध्यान देना। ये आ गया इक्वेशन प्रिंसिपल और टाइम में एक रिलेशन। अब हमको बताना है कि कितने साल बाद 1000 रुपए यदि डालोगे तो दुगना। आज यदि 1000 रुपए डाल रहे हैं, यदि प्रिंसिपल है 1000, आज मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पर आज डाल रहे हैं, आज से आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एक साल बाद 5% मिलेगा। t यदि 0 है तब आपने 1000 रुपए डाला, अब डबल हो जाएगा, मतलब 1000 रुपीज हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, कितने साल बाद वो निकालना है। तो सबसे पहले p की जगह 1000 यहां रखो, t की जगह 0 रखेंगे, c की वैल्यू आ गई। इस c की वैल्यू को यहां रखना है और प्रिंसिपल अब रखना है 2000। अभी c की वैल्यू निकाल लिए, उसको यहां रख देते हैं। नाउ अब प्रिंसिपल आपको बनाना है 2000, तो कितना समय लगेगा, तो टाइम निकल जाएगा। अब p की जगह रख देंगे 2000 और यहां से t की वैल्यू, जैसा भी t की वैल्यू आए, लॉग में आए, एक्सपोनेंशियल में आए, वो निकालना है। पावर में कोई भी चीज रहे उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, दूसरी तरफ लॉग हो जाता है विथ बेस ई, बेस ई को लिखने की जरूरत नहीं है। तब ये आ गई टी की वैल्यू, ये कितने साल बाद डबल होगा, 20 log 2 years, चाहो तो बेस ई लिख लो, आफ्टर 20 log 2 years। इस क्वेश्चन के हिसाब से 1000 रुपए दुगना हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बस आपको ये बनाना है। रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब डिफरेंशिएशन, 5% बढ़ रहा है तो 5p अपॉन 100 ले लिए, 10% रहता तो 10p अपॉन 100 रहते, 4% रहता तो 4p अपॉन 100 ले लेते। फिर सोचना है कौन सा मेथड लगेगा, यहां तो दिख रहा था वेरिएबल सेपरेशन से, बिल्कुल इजीली बन गया। यहां पर कितने साल बाद डबल होगा, इस चीज का ध्यान रखना। जो प्रिंसिपल है वो एकदम शुरुआत में है, शुरुआत मतलब एट t इज इक्वल्स टू 0, ये रख के आपको c निकालना है, c की वैल्यू वापस रखना है। उसके बाद 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना कितने साल बाद होगा वो यहां पे रख के हम निकाल सकते। दुगुना बोला था तो 2000 रख दिए, 4 गुना बोलता तो 4000 रख देते, 5 गुना बोलता तो 5000 रख के फिर t की वैल्यू निकालना है, वही हमारा आंसर हुआ। क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और हैं, उसको आप लोग एनसीईआरटी के सब क्वेश्चन कर लेना, और जो भी नहीं बने उसका डाउट आप लोग पूछना,
कल से हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, ये 3 चैप्टर अपने बचे हैं। कल से वेक्टर स्टार्ट करेंगे, तैयार रहना सब। ओके, थैंक यू सर। बाय।